बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी ठीक ही गुजरा, लेकिन आज मैंने मंडे से इजहार यकजहती के लिए ब्लू कलर पहना है। मंडे ब्लूज़ आपने सुना होगा। आज मैं मर्ज हो गई हूँ अपने सेट पे, मैंने अभी आने के बाद रियलाइज़ किया, लेकिन कोई बात नहीं जी। मंडे को बहुत सारे लोगों का, आज भी आई तो सुबह मेरा मूड कुछ बेहतर था, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा अजीब सा हुआ तो मेरी कान में आवाज़ आई कि आज आप प्रॉपर मंडे वाले मूड में है। तो मंडे वाला मूड ये होता है कि आपका काम पे आने का दिल कर रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता है, काम करने का दिल भी कर रहा होता है और कभी कभी आपको सुस्ती भी हो रही होती है। तो ये मिले जुले तासुरात या कैफियत होती है आपकी मंडे को लेके। लेकिन कोई बात नहीं जी, काम तो करना है, काम चोरी नहीं कर सकते हम। ये बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि आपको काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, यही हो सकता है। अच्छा जी, हमने वीकेंड पे काम किया हो या ना हो, सियासतदान अपना काम ज़रूर करते हैं और वो होती है बातें, मुलाकातें और बयानात। वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो गया, ये मैंने नहीं कहा, ये अखबार में आज एक स्टोरी लगी हुई थी। बिलावल की मॉडल टाउन में जी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रही हूँ अखबार से देख के। साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा है कि मैं नहीं समझता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कुछ होता तो मुझे पता होता, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से या तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ साहब पर से मुलाकात हुई है। और लाहौर जो है एक बार फिर सियासत का मरकज़ कहले बनना के हवाले से कुछ ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ है, तो इस पर भी कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब मुल्क की मैशत का आपको पता है, IMF से पैकेज मिलने के बाद हम बहुत खुश होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर IMF ने हमें पैसे दे दिए, हमें किस्त जारी कर दिए, तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में हमारे लिए और सरमायाकारी का लफ्ज़ में इस्तेमाल करें, उसके लिए राहें हमवार हो गई हैं। ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी? और ये 27वीं आईनी तरमीम को लेकर, क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही बहुत सारे बयानात, मुखालफत, इख्तलाफात अभी तक जारी हैं कहीं ना कहीं। हर प्रेस टॉक के अंदर, हर मीडिया टॉक के अंदर कोई ना कोई जिक्र हो रहा है। और अब 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जो बात हो रही है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तंजीला साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू अर्मिला, मैं ठीक हूँ, उम्मीद आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर लाहौर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी तंजीला साहिबा शुरू हो चुकी है। बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और बातें हुई हैं कुछ। उन्होंने जी जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जो कहले मुशावरत की है या उस पर अज़्म का इजहार किया है। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि 27वीं आईनी तरमीम पे मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी कुछ क्या सराहियां शुरू हैं। देखिए, आइन जो है, दस्तूर, वो एक बहुत ही मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है। तरमीम है वो सोच समझ के की जानी चाहिए, मुशावरत से की जानी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में ऐसी बहुत सारी शिकें थी जिनको निकाला गया, और आपको पता है कि जो 4 हफ्ते की मुशावरत थी और जो मुलाकातें थी और जो नाराज़गियां थी, वो सारी की सारी कुछ मुतनाज़ शिकों के हवाले से थी। अगर हुकूमत ये सोच रही है कि वो मुतनाज़ शिकें आप दोबारा किसी सूरत में लेके आए, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये बेल मुंडे चढ़ेगी। वो तो रहमान साहब ने पहले ही कहा कि अगर 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो हम मुखालफत करेंगे और भरपूर मुखालफत करेंगे। और वैसे भी दस्तूर एक बहुत ही संजीदा चीज़ है, और उस पर बार बार इस तरह से आपका जब दिल करे हर सोमवार को, हर जुम्मे को आप बैठ के कहते मैंने तरमीम करनी है, तो फिर ऐसे तो आपको पता रियासत नहीं चलती। रियासत का जो ढांचा है वो इस आइन पर खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल है नई कानून साजी अलबत्ता हुकूमत करने जा रही है, और नून लीग ने अपने मेंबर्स को कहा हुआ है, क्योंकि जो सिंपल मेजॉरिटी है वो चाहिए होती है, जो सादा कानून साजी होती है। तो अपने लोगों को उन्होंने, अपने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको कहा हुआ है कि मंगल को वो हर हाल में मौजूद रहें। मंगल को एक प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, और एक पहले ही बिल आया हुआ है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, जो दानियाल चौधरी साहब ने फ्लोट किया हुआ है।
के पास है। हो सकता है कोई नया बिल भी इंट्रोड्यूस कराया जाए मंगल को किसी और मेंबर की तरफ से। तो ये खबरें बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मंगल को शायद कोई फैसला करेगी और कुछ अहम उस पर पेशरफ्त होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आईनी तरमीम के लिए इट इज़ टू अर्ली टू से। देखिए, तरमीम करना, आइन बनाना एक आइन साज कानून साज असेंबली का हक होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जब भी सियासतदान कोई फैसला करते हैं सभी को शुकूक व शुबहात होते हैं किसी और के कहने पे किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ और एजेंडा है। तो ट्रांसपेरेंसी क्योंकि है नहीं, तो इसलिए फिर शुकूक व शुबहात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन शायद इट इज़ टू अर्ली कि आप उसके ऊपर मैं कोई राय दूं या आप और हम जो हैं वो सोच सकें कि क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने इतनी ज्यादा शिकें उनमें तरमीम की है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें कुछ रह गया है तो आप उसको दोबारा लेके आ जाएंगे। आई थिंक कि कुछ जो सप्लीमेंट्री या जो सपोर्टिव लेजिस्लेशन है वो हुकूमत अब करेगी, ताकि 26वीं आईनी तरमीम को जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी कानून को, फिर आपको अंदाजा होता है कि उसमें कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे कोताहियां हैं, फिर उनको आपको उस गैप को फिल करना होता है। तो शायद वो सपोर्टिव कोई लेजिस्लेशन जो है वो आ रही है पार्लियामेंट में। ठीक है, सपोर्टिव लेजिस्लेशन की आप बात कर रही हैं। अच्छा, इस पे जब हम 26वीं तरमीम का भी जिक्र किया आपने तंजीला साहिबा, और अभी जो मैं देख भी रही थी जी, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये क्लियर किया है कि 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को लेके बहुत सारे सियासतदान, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी बड़ा इंपॉर्टेंट हमने डेवलपमेंट की है और ये कारगर साबित होगी और इसका क्रेडिट तमाम इत्तेहादियों जाता है। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि जी ये यू टर्न लिया है मौलाना साहब ने, ये जो साथ देकर हुकूमत का, तो ये जो यू टर्न वाला मामला है जहाँ तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ामात लगते थे कि जी बानी पीटीआई हों या तहरीक इंसाफ हो, यू टर्न हमेशा लेते हैं, अब ये बात घूम फिर कर मौलाना साहब पर आ गई है। खैर, जो पीटीआई की यू टर्न्स है उनका तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मतलब आप कह लें कि सफेद को आप स्याह कहना शुरू कर दे और अचानक से कहें कि नहीं स्याह नहीं कहा था सफेद कहा था, वो तो ये वाले यू टर्न थे। देखिए, सियासत में बात हतमी नहीं, जैसे हम कहते हैं ना सियासत में कोई इत्तेहाद हतमी नहीं होते, सियासत में आप जो एक दूसरे के साथ अलायंसेस बनाते हैं वो टूट भी जाते हैं किसी ना किसी इश्यूज पे। तो ये जो जिद वाली सियासत है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है और वो कहती है जी हमारी तो एक ही ज़बान है, वो एक ही ज़बान है भी नहीं उनकी, लेकिन वो शोर ये मचाते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है। इसमें बहुत सारी मुतनाज़िर शिक्के थी जिनको निकालने में शायद पीटीआई को भी उतनी ही एफर्ट करनी चाहिए थी। जेल के चक्कर काटने के बजाय अगर वो बैठ के अपनी संजीदगी दिखाते, बेशक वो साथ देते ना देते, लेकिन उनकी तरफ से कोई ड्राफ्ट तो सामने आता, उनकी तरफ से कोई बात तो सामने आती। हमें पता चलता बड़े बड़े वकला हैं, इतने बड़े बड़े कानूनदान हैं जो पीटीआई को चला रहे हैं, तो उनका कानूनी जहन क्या कहता है, उनकी आईनी सोच क्या है, उनकी सियासी सोच क्या है, आपको अंदाजा हो जाता है। एक ड्राफ्ट सामने ले आते, इत्तेफाक करते ना करते, वोट देते ना देते, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि उस तरमीम के खिलाफ आके पार्लियामान में वोट देते तो सामने आ जाते। ये एक अजीबोगरीब बात है कि प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं और फिर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं और दूसरे लोगों को डिस्क्रेडिट करते हैं। मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने बड़ी एफर्ट की है और पीटीआई को भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है वो जो शिके मौलाना साहब ने निकाली हैं। लेकिन ये वक्त दूर नहीं है कि वो जो मौलाना साहब के दर पर हाजिरियां दे रही है पीटीआई, वो पुराने अलकाबात की तरफ चली जाए। वो बड़ा अफसोसनाक होगा, लेकिन पीटीआई से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का मामला, देखिए पाकिस्तान में जो इदारे हैं, रियासत हैं, वो एक दूसरे की हदूद में हमेशा घुसते हैं। ये तो हमारी तारीख की एक हकीकत है। हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर आइन में लिखी भी है कि हर इदारे की हद क्या है, लेकिन हर इदारे को लगता है कि दूसरे का काम उसको ज्यादा बेहतर समझ है और वो दूसरे को ज्यादा सही कर सकता है, दूसरे का एहतसाब करने में इंटरेस्टेड है। ये आपके एक मुआशरे की भी सोच है, आपके समाज का भी रवैया है, या कि आप कहते हैं मैं दूसरे को सही कर सकता हूँ, अपनी तरफ आपने देखना नहीं है। तो अदलिया का भी यही हाल था, ये हर एक का एहतसाब करना चाहती है। अपने आप देखिए कि उनके रजिस्ट्रार जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आके अपना जो हिसाब किताब है ना, सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है जिन पैसों पे चलती है, जजेस को जो भी सहूलतें मिलती हैं बेशक कानून के मुताबिक मिलती हैं, लेकिन वो टैक्स पेयर्स मनी पे उनको पैसे दिए जाते हैं। तो अगर जो पार्लियामान की कमेटी है अगर वो उनसे पूछती है कि आप इन पैसों का के हिसाब किताब दें, तो इसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, लेकिन वो हमेशा रिफ्यूज कर देते हैं। तो ये एक पाकिस्तान में क्योंकि सियासत बड़ी कमजोर रही है, कभी
अदलिया ताकतवर थी, कभी मुक़्तदरा ताकतवर होती है, डिक्टेटर्स आते रहे हैं। तो सबसे आसान है सियासतदानों का एहतसाब करना। उनके ऊपर आप केस बनाते हैं, साबित भी नहीं करते, उठा के उनको जेलों में डाल देते हैं। ना आप जजेस का यहाँ पे एहतसाब कर सकते हैं, ना आप जनरल्स का एहतसाब कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, पार्लियामान को कुछ ना कुछ मजबूती ज़रूर मिली है, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे थे कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने-सामने है। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है वो कानून साज़ी करे, अदलिया के पास ऐसा कोई हक नहीं है। लेकिन अदलिया ने कुछ कवानीन को रीराइट करने की कोशिश की, आइन को रीराइट करने की कोशिश की, तो तजावुज़ कहीं से भी हो वो गलत होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उस ज़माने में हुआ था तो ठीक था, आज के ज़माने में होगा तो गलत है। ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, वो वाला सिचुएशन नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तंजीला साहब, भाई ये तो हो गई बात तरमीम के हवाले से, लेकिन कल बिलावल भुट्टो ने लाहौर के अंदर एक पोलो मैच भी देखा, जिसके बाद मीडिया टॉक किया और उस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि चले बिलावल साहब ये बता दें कि मौलाना को मनाया कैसे। तो बिलावल ने आगे से कहा कि आप मुझसे पूछे घोड़े कितने खूबसूरत थे, मैच में घोड़े कितने थे, ये क्या सवाल करें। तो ये सवाल का जवाब अगर बिलावल के पास नहीं है तो अगर आप समझती हैं, आपको पता है कि मौलाना साहब माने कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ ना, 56 शिकों में से आप 23 या 22 पे आए हैं। हाँ। ठीक है, तो 56 से अगर 22-23 पे आके बात रुकी है तो जाहिर है मौलाना ने बड़ा होमवर्क किया है और बड़ी उस पे लेदे हुई है और काफी बारगेन करने के बाद ये मामला हुआ। मेरा ख्याल है कि मौलाना जी से एक बात पे अपसेट थे। देखिए, मौलाना ने एक बड़ी बात की है। बिलावल साहब जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो मौक़िफ़ था उससे हटे हैं, वो स्टेप बैक किया, बिलावल साहब ने भी और हुकूमत ने भी, क्योंकि इनका मौक़िफ़ तो ये था कि आईनी अदालत होनी चाहिए अलग। बिलावल साहब तो और उनकी जमात तो ये चाहती थी कि सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। ये मौलाना साहब का मौक़िफ़ था और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ था कि आईनी बेंचेस होने चाहिए। तो फिर आईनी बेंच के ऊपर तो जो सबसे बड़ी डिमांड थी बिलावल साहब की, जो वो कह रहे थे कि मिसाक़ जमहूरियत में बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने इस पर इत्तफाक किया था कि आईनी अदालतें, उससे वो पीछे हटे हैं तो मौलाना साहब राजी है। अभी जो आखिरी जो पार्लिमानी कमेटी बनी जिसने जजेस की नामजदगी का जो मामला था, उसमें जो हमारे तक खबरें रात को कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे शो पे भी थे, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं को एतराज़ था। वो जो एक सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल था, जेयूआई ने उसको गिव अप नहीं किया। लेकिन देखिए, मैं जैसे कह रही हूँ ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिटिक्स नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो मुमकिनात की एक गेम होती है कि आप उसमें से रास्ता निकालते हैं। आप ये नहीं करते कि खुद भी बंद गली में जाकर खड़े हो जाते हैं। पीटीआई वालों का तो दिल करता है हम भी बंद गली में खड़े हो जाए, मुल्क भी बंद गली में खड़ा हो जाए, सहाफ़ी भी बंद गली में खड़े हो जाए और फिर टकरे मारें दीवार से। तो सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत ऐसे ही होती है जैसे मौलाना साहब सियासत करते हैं, जैसे बिलावल साहब सियासत करते हैं। सियासत जो है वो शायद अभी नून लीग को भी उस तरह से सियासत नहीं आती, क्योंकि उन्होंने भी इतवार को इजलास बुला लिया था और दौड़ें लगा दी थी। उन्होंने कहा जी बात होगी हमारी तो हम करवा लेंगे लेजिस्लेशन। ऐसे नहीं होता, असर्ट करना पड़ता है, अपनी पोजीशन पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। साहिबा, जिस सियासी जमात की आप बात कर रही हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ। इस बात से भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर उनको सियासत नहीं भी आती फिर भी वो बड़ी है, स्ट्रॉन्ग। कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन देखिए ना, आप एक सिस्टम के तहत आके मॉर्निंग शो करती हैं। बाप के मैं 8 बजे का प्रोग्राम भी करूंगी, 6 बजे का भी करूंगी, और मतलब आपकी टीम कहे कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं तो मामला पूरा चैनल तो बंद नहीं हो सकता ना। तो पीटीआई का मसला ये कि उनको अब एक सूबे में हुकूमत मिली है, वहां पे काम कर रहे हैं। उनको मरकज में हुकूमत मिली थी, वो कुछ डिलीवर करते, और सिस्टम के साथ आपको सिस्टम के अंदर तब्दीलियां करनी होती हैं। आप अपनी हैसियत में, मैं अपनी हैसियत में, हम जहां जहां हैं आप कुछ ना कुछ वहां से तब्दीली का आगाज करते। आप ये नहीं, सिस्टम देखें से बहुत सारे गिले हैं, आपको भी होंगे, पीटीआई को भी हैं, सबको हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि इस पूरे सिस्टम को उठा के बाहर फेंके फिर हम कुछ नया लगाएंगे। ये जो आपको इस सिस्टम के अंदर बेहतरी लाकर एफर्ट पुट करनी है, चीज़ों को सजेशंस दे सकते हैं, टॉक्स कर सकते हैं, बट यू राइट। ठीक हो गया। सॉरी तंजीला साहिबा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रही थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है होम सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फतह ने जो पाकिस्तानी टीम ने हासिल की है उस पर मद्दाह खासे खुश हैं
और पाकिस्तानी स्पिन अटैक के सामने जो है इंग्लैंड के बैटर्स खासे बेबस भी नज़र आए, लेकिन इस सारी सीरीज़ को जीतने के बाद अब अगला मरहला जो है दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के हवाले से है, जिसमें टीम्स का ऐलान कर दिया गया है और साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी कल हमने देखा कि ऐलानात हुए और जो खिलाड़ी उसमें शामिल थे, कुछ के शामिल होने पे एतराज़ था, कुछ के निकल जाने पे एतराज़ है बहुत सारे लोगों के। इसके अलावा जी पाकिस्तान जैसे मैं बात करी हूँ, टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी, जबकि दौरे जिम्बाब्वे में भी 3 वनडे और 3 जो है T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से ज़ाहिर है ये तो हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें, लेकिन आगे वनडे और T20 का जहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ, दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कैप्टन बना दिया गया है, जबकि सलमान अली आगा को वनडे और T20 का नाइब कैप्टन बनाया गया है। जबकि ज़राए के मुताबिक जी गैरी क्रिस्टन और PCB के दरमियान जो ताल्लुकात हैं कुछ ख़राब हैं और ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी भी दी गई है। साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या तब्दीलियाँ जो हुई हैं, 25 कौमी टीम के खिलाड़ियों को जिसमें शामिल किया गया है, बहुत सारे खिलाड़ियों को एक्सक्लूड भी किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ जो जीती है उस पर तजिया लेंगे। हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इस फतह के हवाले से, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक टेस्ट सीरीज़ जीती है और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छी खुशाइन बात है, दो कि हमने पहले टेस्ट मैच में स्ट्रगल किया था, लेकिन आप क्या कहेंगे इस फतह के हवाले से? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू वेरी मच। और हकीकत यही है कि अब अगर हम पिछले उसको छेड़ेंगे जख्मों को तो बहुत चीज़ें उसमें नज़र आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि रहने देते हैं, अभी वेट करते हैं काफ़ी चीज़ों का। और बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई थी, आपको मालूम ही है कि हम अमेरिका से हारे और वहाँ कई इश्यूज हमें सामने नज़र आए तब। और कुछ ऐसा भी हुआ कि लोगों की, बल्कि प्लेयरों के ही मुँह से सुनने में आया कि जी कोई ग्रुप है हमारे, ऐसा है ऐसा है ऐसा। बहरहाल वो बातें तो निकल गई, लेकिन जब यहाँ पे वापस आए तो कुछ चेंजेस उन्होंने की। उसमें बाबर को उन्होंने रेस्ट कराया और 1-2 प्लेयरों को रेस्ट कराया और उसके बाद हम पहले ही टेस्ट मैच बहुत बुरी तरह हार गए। लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद जाहिर है पहले भी ये था, सबको मालूम था कि हाँ हम लोग स्पिन अटैक में उनको फंसा सकते हैं किसी तरह भी। तो हमारे सामने आ गई चीज़ और उसने आन के ये स्ट्रेटजी प्लान की। और वो एक तो हमारे ऑफिशियल थे, वो अभी भी मौजूद हैं, अजहर महमूद साहब, वो कह रहे थे कि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। वो इसे ड्यूरिंग इसमें ही कह रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों को कहाँ से लेके आ गए और कैसे हुआ, ये तो काफ़ी टाइम से खेल रहे थे ये लोग। तो आई थिंक एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जो कि मेरा ख्याल है कि कामयाब हुई और करना चाहिए। हमारी अपनी कंट्री है, हम जैसा चाहे करेंगे जी। दूसरे हमें थोड़ी बना के देते हैं तेज़ पिचेस या फास्ट पिचेस के अलावा हमें स्पिन थोड़ी बना के देते हैं, वो तो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हमें अपनी कंट्री में बिल्कुल अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो आगे हमारे लिए 2 सीरीज़ हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के हवाले से, टीम सिलेक्शन भी हुई है, ऐलान भी हुआ है खिलाड़ियों का। साथ साथ आपने जैसे ख़ुद भी कहा कि माजी की गलतियां जो हमारी हैं हमने जहां पर सीखा भी है और हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और अगर बेहतर तौर पे बनाएं तो हम टफ टाइम दे सकते हैं दीगर टीम्स को। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में आप कैसे देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस को और जो एक कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर? देखिए, कप्तानी ने मुश्किलात हम डाली हमारे ऊपर और यही एक ऐसी जगह थी जहां पर शुरू से हमारे प्लेयरों में और काफ़ी कुछ कोई जिसके मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हुआ। अब सेकंड तो डेफिनेटली रिजवानी थे उसमें और मैं समझ रहा था कि शायद अगर फ़खर ज़मान कोई स्टेटमेंट ऐसा ना देते तो शायद एक फॉर्मेट के वो भी बन सकते थे। तो मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है। जाहिर परमानेंट मेंबर हैं, वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं और 20 भी खेलते हैं। तो बेस्ट चॉइस थी इस वक्त और बहुत अच्छा किया, बना दी।
अच्छा, फ़खर ज़मान के हवाले से आपने बात की तो आसिफ अहमद साहब, फ़खर ज़मान कल हमने जो प्रेस टॉक भी देखी जिसमें आकिब जावेद भी थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, दीगर कैप्टन नाइब कैप्टन सब मौजूद थे, और फ़खर ज़मान के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कुछ तो उनकी फ़िटनेस से भी मशरूत है और कुछ ये जो स्टेटमेंट है और शो का इनका जो एक पेंडिंग है उसकी वजह से फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो या इस तरह से अवॉइड किया गया है। डू यू थिंक कि ये वाकई शोकाज वाले नोटिस का ही मामला है? देखिए, ये तो पक्की बात है। अभी आंसर जो है पीसीबी थोड़ा सा स्ट्रांग आया, नजर आया हमें, बट इतना भी स्ट्रांग ना हो कि कई लोगों को छोड़ दिया जाए। और सिर्फ जाहिर है उसने बाबर के मामले में बात की थी। मैं चेयरमैन साहब से आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूँ कि उसकी ज़रूरत हमें थी, इतना सख्त नहीं उसको पनिश कर देते या कोई ऐसा होता। हमें ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी ज़रूरत थी। कई लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं इसी में, हमारे 25-30 लड़कों में, जो मेरा ख्याल है माफ़ी के काबिल नहीं थे। बल्कि एक स्टेटमेंट तो आपके ऑफिशियल ने दिए। लेकिन सवाल ये है कि बाबर के ख़िलाफ़ बोलने पे या फेवर में बोलने पे ही नहीं करना चाहिए। मोहम्मद वसीम जो आपकी वुमेंस के कोच हैं, उन्होंने बाबर के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला था। तो ये बाबर आपका की प्लेयर है। देखिए, अभी जिस टूर पे हम जा रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है कि एक्चुअल तो ये सारा कुछ आकिब ने किया है। मुझे सिलेक्शन कमेटी पे इतना वो नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में हमारे साहब खान साहब थे जब, तो वो ऑल इन ऑल थे, वही सब कुछ करते थे। तो ये भी वही उसी तरह की एक उसकी वो है आकिब जावेद की, तो वो उसने अप्लाई कर रहा है। और आई थिंक उसका मशवरा सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है टीम बनाने में। ठीक है, मोहरे तो रखे होते हैं, बट समटाइम जो स्ट्रॉन्ग आता है, तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो यंगस्टर को, जो हमारे पाकिस्तान ए और दूसरी टीमों से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को दिया, वो अपनी जगह। बट इनके मामले में थोड़ा सा देखते बात करते तो अच्छा हो जाता। और जाहिर है कि फिटनेस ज़रूरी है, बिल्कुल ये सबके साथ होना चाहिए। लेकिन अभी भी टीम में ऐसे लड़के हैं जिनकी मैं बात करूँ, अभी टेस्ट सीरीज जिन्होंने जिताई है, नोमान और साजिद ने, इनको अनफिट कह के घर भेज दिया था। ये भी तो चेयरमैन साहब पूछना चाहिए, भाई क्यों भेज दिया था? उन्होंने कहा फिट नहीं है, चलो घर भेज दिया। फिर बुला क्यों लिया? क्या फिट हो गए 2 दिन के अंदर? आई थिंक ये सब चीज़ें हैं, इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रांग आदमी है चेयरमैन, और मेरा ख्याल है इतना स्ट्रांग आप समझ नहीं है किस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, कोई भी नहीं आएगा। तो चीज़ों को देखें, ठीक है, आप प्लेयरों पे छोड़ते हैं, एक्स प्लेयरों पे छोड़ते हैं, तो उनके बारे में मालूमात भी कर लें कि वो माजी में क्या कुछ कर चुके हैं और क्या उन्होंने किया है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल जीत होती है, लेकिन ये 3-4 साल का प्लान है और टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा तासीफ अहमद साहब, जैसे अभी आपने ख़ुद भी बात की, इंटरनल मैटर्स हों या जिस सियासत की हम बात करें विद इन द टीम, विद इन द क्रिकेट बोर्ड, वो बड़ी खुलकर सामने आई हैं इस कुछ अरसे के अंदर कि अगर टीम के अंदर सियासत चल रही है, कोई पॉलिटिक्स है, कोई लॉबीबाजी है या पीसीबी के अंदर है, तो वो टीम की परफॉर्मेंस पे भी उसी तरह से असरअंदाज हो रही है। और अगर टीम में यूनिटी है, आपस में इत्तेफाक है, टीम वर्क है, तो टीम अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। ये भी इस अरसे में वाज़े हुआ है। डू यू थिंक कि हमें ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, लॉबी सिस्टम है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम या टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए? ये बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये पीसीबी कर सकता है। जहाँ प्लेयर पावर आ जाए ना, तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है। और आपने खुद देखें, मैं खुद इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। मैं काफ़ी, आपको पता है, क्रिकेट खेला हुआ और ऐसे लोगों के साथ खेला हूँ कि हिलना जुलना उनका जो है मुश्किल होता था हमारा। लेकिन पीसीबी को स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए कि देखिए, मैं भी कभी अपनी टीम के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता था कि हम ही नहीं सुन रहे, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, और हमारे पड़ोसी तो हमारे वैसी जान को अजाब पड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ, लेकिन
जब पूरी चीजें मार्केट में आ जाएं, आपका पता चलना शुरू हो जाए कि $25-25 लेके या पाउंड लेके आप जो है डिनर अटेंड कर रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं, वहां पे क्या उधम आपने अमेरिका में मचाया हुआ था। तो वो पब्लिकली जब चीजें हो जाएं, या तो डिनाई करें है ही नहीं, डिनाई भी नहीं कर रहे, इट मीन्स के कुछ है। तो उन चीजों को सबको देखना चाहिए। और क्या हुआ हमारे साथ अमेरिका में, क्रिकेट में इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि आप एक ऐसी टीम को, ठीक है सम टाइम होता जरूर है, बट ऐसा भी नहीं आया। लेकिन जिस तरह आप खेले वो तो हमें नजर आ गया ना किस तरह खेले, और ये पब्लिक में सारा कुछ आ गया। तो ये सीधा ही बात है। देखिए आपके पास बैकअप में 20-25 लड़के जो अनाउंस किए आपने और 2-4 और होंगे, यही कुछ है। आप इनमें से ही आपने कुछ कर रहे हैं, आप हारेंगे, कुछ भी होगा वो अपनी जगह है सारा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को डिसिप्लिन पे और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक टेस्ट क्रिकेटर है तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे हमारे साथ। जी, उनके मुताबिक टीम के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसको पीसीबी को ख़त्म करना होगा, तभी जाकर टीम की जो टीम वर्क है या परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आएगी। आगे आइंदा आने वाले दिनों में हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें, उससे पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया है, दौरे जिम्बाब्वे है, ये बहुत सारी ऐसे मैचेस हैं जो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी की जो कह लें तैयारी में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें टीम की परफॉर्मेंस और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ पीसीबी को नहीं करना चाहिए। इस पे कमेंट दे रहे थे, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो आपको पता है लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट विद टाइम थोड़ा कम हो रहा है। पहले ज़माने में लोग लाइब्रेरीज़ में जाते थे, अपने स्कूल लाइफ में सोशलाइज भी करते थे, पढ़ते भी थे। आज हम आपको ऐसी तारीख़ी लाइब्रेरी के हवाले से बताने वाले हैं। जी, आरिफ वाला में इलामा इकबाल जो पब्लिक तारीख़ी लाइब्रेरी है, ये इल्मो अदब की सरगर्मियों के साथ साथ फ़न तामीर का भी एक शाहकार है। ये तारीख़ी और ख़ूबसूरत लाइब्रेरी कब तामीर हुई, इसके हवाले से हमें बता रहे हैं जी जावेद रज़ा वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। आरिफवाला शहर के वस्त में 5 कनाल रकबे पर मोहित इस तारीखी और खूबसूरत लाइब्रेरी की बुनियाद 1938 में सरदार हजारा सिंह गिल ने रखी, जो उस वक़्त के ज़ैलदार तरीखनी थे, और इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह मिसेस ब्रेंडर जॉहन ने किया था। लाइब्रेरी इंचार्ज शकील कमर का कहना है कि इस लाइब्रेरी में इल्मी व अदबी कुतुब के साथ साथ 15 से ज़ायद कौमी अखबारात आज भी लाइब्रेरी में आते हैं। उनका कहना था कि बहुत जल्द लाइब्रेरी में सीएसएस इम्तिहान की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कुतुब रखी जाएंगी। इसका नाम पहले ब्रेंडर लाइब्रेरी आरिफवाला था। पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी आरिफवाला रख दिया गया। इसमें तकरीबन 20 कौमी अखबारात आते हैं। पब्लिक सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए आती है, और अब हमने इसमें सीएसएस के निसाब के मुतल्लिक़ किताबें ख़रीद कर ले आए हैं, और जल्द ही एक सीएसएस बुक्स का काउंटर खोल दिया जाएगा ताकि हमारे तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लाइब्रेरी में मुतालिया के लिए आने वाले तलबा और शहरी भी लाइब्रेरी के पुरसुकून माहौल और सहूलियात से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। 1938 की ये बिल्डिंग बनी हुई है, और हवादार और रोशनी का भरपूर इंतज़ाम किया गया है। बैठने के लिए बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप पुरसुकून होकर जो है ना किताबों का मुताला कर सकते हैं। 1 सदी पुरानी तारीखी लाइब्रेरी की इमारत आज भी फ़न तामीर का शाहकार लगती है। हुकूमत अगर इस पर तवज्जो दे तो ये आने वाली नस्लों के लिए कीमती कौमी असासा है, जिससे आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। कैमरा टीम के हमरा जावेद रज़ा वट्टू, पब्लिक न्यूज़, आरिफवाला।
बिनाले ने एक मुनफरिद और दिलकश नुमाइश मुनक्किद की जिसका नाम नॉट नॉर एंड रैप्चर ऑफ है। ये नुमाइश रोड साइड आर्ट और निजी स्कूल की शराकत से हुई जिसमें तलबा और तालिबात और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। फनकारों ने अपनी तख्लीकात के जरिए नुमाइश को खास रंग अता किया। नुमाइश का मकसद न सिर्फ आर्ट की अहमियत को उजागर करना है बल्कि नौजवानों और बच्चों को आर्ट के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मौका भी फराहम करना है। लाहौर, बिनाले और रोड साइड आर्ट के फनकारों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर आर्ट की फरोग के लिए कोशिश की जिसके जरिए मकामी फनकारों को पहचान मिल रही है। रोड साइड आर्ट के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि नुमाइश का मकसद लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। हमारे शो का नाम नॉट नॉर एंड रैप्चर ऑफ है और हम इस शो के अंदर काफ़ी नया कंटेम्प्रेरी काम दिखाना चाहते हैं, कंटेम्प्रेरी आसरी काम हम दिखाना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स की दिलचस्पी बढ़ाए इस शो के अंदर थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। जैसे कि हम उनको काफ़ी सकाफ़ती अगारी काम दिखाना चाहते हैं, हम उसके अलावा उनको काफ़ी विजुअल आर्ट फॉर्म्स दिखाना चाहते हैं जो टिपिकली आपको गैलरीज़ में नहीं नज़र आते। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पार्किंग लॉट में हम लोगों ने काम रखना शुरू किया था, फिर वहाँ से अब पब्लिक स्पेसेस की आर्ट को हम फ़रोग किस तरह से दे सकते हैं। आर्ट अगर आप देखें हमारी जो कल्चर है उसमें काफ़ी काम कॉन्सनट्रेटेड रहता है, तो हम चाहते थे कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोग देखें आर्ट और उसको एक्सपीरियंस करें और ये भी देखें कि आर्ट को हमेशा पेडेस्टल पे रखने ज़रूरी नहीं है। ये एक क्लासरूम में हो सकता है, ये आप कहीं पे गुजरते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रोड साइड शुरू किया था और लाहौर बिनाले ने हमारे साथ इस दफ़ा तावन किया और हम लोगों ने ये जो भी शो बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि लाहौर बिनाले की भी जो प्रेमिस है वो यही है कि पब्लिक जो है वो एक्सपीरियंस कर सके। तो मेरी कोशिश तो यही है कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यही मैसेज सबको मिले कि आप भी अपने स्कूल में एक एग्जीबिशन कर सकते। फनकारों की मौजूदगी ने इस नुमाइश को मजीद दिलचस्प बना दिया। वो न सिर्फ अपनी तख्लीकात की वजाहत कर रहे थे बल्कि हाजरीन के सवालात का जवाब भी दे रहे थे। शुरका को बरह रास्त फनकारों से सीखने का मौका मिल रहा था। आर्ट की मुख्तलिफ इकसाम ने हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। फैमिलीज ने अपने बच्चों के साथ मिलकर आर्ट की नुमाइश देखी। फनकारों का कहना था कि नुमाइश माहौलियाती तवाज़ुन, पायदारी और फनकाराना जिद्दत के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त करती है। इस शो में मेरे 2 काम लगे हुए हैं। एक फ़ोटोग्राफ प्रिंट है जो एक फ़ोटो सीरीज़ है जिस पे मैं काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, कुछ 5-6 सालों से अब, जिसमें मैं अपनी नानों के दिए गए कपड़ों के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ, कुछ आर्काइव करती हूँ डिफरेंट स्पेसेस में डिफरेंट लोगों के साथ। और एक और काम मेरा ये लगा हुआ है जो मैंने इसी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बनाया था थ्रू अ वर्कशॉप दैट आई कंडक्टेड जिसका नाम था फूड फॉर थॉट, जिसमें हमने कलेक्टिवली 40 स्टूडेंट्स के साथ मिलके अलॉन्गसाइड 5 टीचर्स एक वर्कशॉप मैंने होस्ट की थी जिसमें हम सारों ने अपनी थॉट्स को विजुलाइज किया था। मेरी पेंटिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, जो मैं अपना जो सोचता हूँ, जो पढ़ता हूँ, उसका रिफ्लेक्शन होता है मेरे काम में जो है। इसमें कोई वो रियल स्पेस नहीं होती, मेरी इमेजिनरी स्पेस होती है। मसलन ये वाली चारों पेंटिंग जो है एपोकलिप्स पे हैं। एपोकलिप्स होता है नेकी और बदी, इसमें दोनों का क्लैश है। और एनवायरनमेंट है एक ऐसी जिसमें बोल रहा है हार्स है या फिगर है या वोमैन है, इस तरह से जो है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे 2 आर्ट पीसेस हैं, मतलब एक है मिनिएचर आर्ट पीस जिस जो पेंटिंग है मेरी वो मेरी कोई 3 पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं ऑल ओवर द क्लासरूम और मतलब स्कूल में एक्चुअली ऑल ओवर द स्कूल लगी हुई है। और एक ये जो बिल्कुल मेरे पीछे है वो लगी हुई है, मेरी एक इंस्टॉलेशन है एक छोटी सी। इस नुमाइश में बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी शामिल थीं। ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देती हैं बल्कि उन्हें आर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतारिफ भी कराती हैं। बच्चों का कहना था कि आर्ट नुमाइश मुसव्विरों की तख्लीकी सलाहियतों और दौरे जदीद के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन की गई है। We loved this initiative taken by Roadside Organization. This improves our creative thinking, also gives us ideas about art because we don't know so much about the art and its creativity and its meaning. So today we are very happy to see all of this. फनो सकाफत की तरवीज मुआशरती फिक्री मजबूती और कौमी शनाख्त के लिए बहुत अहम है। फनकारों ने अपनी तख्लीकात बारे गुफ्तगू की और बताया कि उनका फन उनके एहसासात की बेहतरीन तर्जुमानी करता है।
हर आर्ट वर्क में एक कहानी होती है जो न सिर्फ फर्द की अंदरूनी कैफियत को जाहिर करती है बल्कि मुआशरती मसाइल और सकाफती विरसे को भी उजागर करती है। फनून लतीफ़ा के जरिए हम अपनी शनाख्त को समझ सकते हैं और इसे दीगर सकाफतों के साथ मुंसलिक भी कर सकते हैं। मेरा काम हरूफ पर है, लफ्ज़ों पर है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ख़ताती हम रोज़मर्रा डेली देखते हैं उसमें जो हरूफ हैं उनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम एक जुमला पढ़ते हैं, हम कोई सतर पढ़ते हैं, हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके मीनिंग तो और होते हैं, लेकिन इसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसके एक एक सिंबल को लेके इसके साथ में अपनी लैंग्वेज कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ये खुदा के साथ कुर्बत और दूरी के बारे में मेरा काम है और उस कुर्बत और दूरी को मैं हरूफ के साथ बयान कर रहा हूँ। मेरा आर्ट इस तरह था कि मैं इसको बनाते हुए बड़ा सोच रहा था कि एक किस तरह की एक सच्चाई होती है एक इमेज के अंदर से कि उसको सॉर्ट ऑफ किस तरह से आप रियलिटी के अंदर ग्राउंड करके और फिर अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना टेम्परामेंट, अपनी सेंसिबिलिटी सब कुछ सॉर्ट ऑफ रख के उसको अल्टीमेटली किस तरह की शक्ल देते हैं जिससे एक ब्यूटी या ट्रूथ का एलिमेंट आ सकता है उसको विटनेस करने वाले में। तो मेरा जो ये काम है, ये एक इंस्टॉलेशन है, ये काइट पेपर और वायर से बना हुआ है, गुड्डी कागज़ और तार से। और मैं इसमें जो कमल का फूल है और उसका पौधा है उसके अंदर जो एक सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है, जिस तरह उसका पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी एंड मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और उसमें ना एक स्पेसिफ़िक लाइटनेस और एरीनेस आती है जो मुझे लगा कि सस्पेंड करके ज़्यादा बेहतर मैं दिखा सकूंगी, तो इसलिए मैंने सस्पेंड किया काम। शुरका का कहना था कि लाहौर बिनाले मकामी फनकारों को पहचान देने की एक मुनफरिद काविश है। ये नुमाइश न सिर्फ फनून लतीफ़ा को उजागर करती है बल्कि नए टैलेंट को भी सामने लाती है। आर्ट को हर मुमकिन हद तक प्रमोट करने का ये अहम मौका है जहाँ फनकार अपने ख्यालात और तख्लीकात को मंज़िर आम पर लाते हैं। बिनाले की कामयाबी इस बात का सबूत है कि फन मुआशरती तब्दीली का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। ये नुमाइश फन के मद्दाहों के लिए एक शानदार तजुर्बा साबित हुई। मेरे नज़दीक तो मैं देखूँ ये लाहौर के आउटस्कर्ट्स में जाके आ रहा है, मेट्रो के लास्ट स्टेशन के करीब है ये। इस साइड के जो लोग हैं जिनको आर्ट का नहीं पता, ये उन लोगों को काफ़ी फैसिनेट करेगा, उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन एक जो मसला मुझे यहाँ पे नज़र आया है, इसको इनको थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए था। जब मैं अब पूरा रास्ता आया हूँ, मेरे पास वो लोकेशन थी, मैं उसको फॉलो करता हुआ आया हूँ। बाहर कोई मैप नहीं है। अगर यहीं पे मैप होता, इसी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता, उनको बुलाया जाता, जी आप आएँ, अपने बच्चों को लाएँ, उनको दिखाएं आर्ट होता क्या है, तो वो लोग ज़्यादा एजुकेट होते उससे। हमारा जो आर्ट है वो एलीट्स के लिए, ठीक है। जितने भी ये हमारी जो कम्युनिटी आर्ट की वो सब एलीट्स हैं, ठीक है। तो पब्लिक में आर्ट लेके आना ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि पब्लिक आर्ट को एक्सेप्ट करे और उसको मतलब एक क्लोज उसको एक नज़र से देखने का मौका मिल सके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ का और मैं पहले कभी भी आर्ट गैलरी में नहीं गई भी सीरियसली, बट इट्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें न्यू मैंने देखी, फ़र्स्ट टाइम देखी मैंने। बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी थी जिनकी नहीं भी नॉलेज थी, उनका भी मुझे आइडिया हुआ। नॉट नॉर एंड एनरप्चर ऑफ एक शानदार नुमाइश साबित हुई जिसने आर्ट की ताकत और इसके मुआशरती असरात को भरपूर अंदाज में उजागर किया। ये नुमाइश न सिर्फ आर्ट के मद्दाहों के लिए बल्कि हर एक के लिए एक नया तजुर्बा फराहम करती है। इस नुमाइश ने आर्ट की खूबसूरती और इसकी अहमियत को समझने का मौका दिया, जिसने लोगों के दिलों में फन के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ाई। इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ मुआशरती शऊर बेदार करते हैं बल्कि फन को एक नई और भरपूर जिंदगी भी अता करते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आए हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम कुछ इनोवेशंस का जिक्र करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान कर दी हैं, वहां इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। हालिया दिनों में जी एक वाक़या पेश आया, आपको पता है, जहां एक 14 साल का लड़का है, उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और इसके ख़ानदान ने दावा किया कि जो अफसोसनाक वाक़या है एक चैटबॉट की वजह से हुआ जिससे वो गुफ्तगू करता था। टेक्नोलॉजी को लेकर और AI को लेकर जहाँ बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं।
हैरान कुन मगर अफसोसनाक वाकया जिसने जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए सवाल को जन्म दिया है। क्या मसनूई ज़हानत के चैट बोट्स का हमारी जिंदगी पर मंफी असर पड़ सकता है? हाल ही में अमेरिका में एक 14 साला लड़के ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और उसके खानदान ने दावा किया है कि ये अफसोसनाक वाकया एक AI चैट बोट की वजह से हुआ है। ये वाकया सामने आया जब लड़के की मां ने अदालत में कंपनी Character.ai और गूगल के खिलाफ केस दायर किया और कहा कि उनके बेटे की एक चैट बोट के साथ तवील और जज्बाती ताल्लुक ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। वालिदा के मुताबिक चैट बोट एक इंसान की तरह उसके बेटे के साथ बातचीत करता रहा और बास औकात ये ताल्लुक नाकाबिले यकीन हद तक हकीकी और जज्बाती महसूस होता था। उनका कहना था कि उनका बेटा एक ज़हीन तालिबे इल्म था, लेकिन कुछ अरसे से इसका रवैया तब्दील होता जा रहा था। इस केस में कंपनी Character.ai का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने सेफ्टी फीचर मुतारिफ कराए हैं और कम उम्र सारिफिन की हिफाजत के लिए इक़दामात भी किए हैं, लेकिन वालिदैन का कहना है कि AI के जरिए पैदा होने वाले खतरात अभी भी बाकी हैं। अब सवाल ये है कि मसनूई ज़हानत के इस दौर में वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये वाक़या सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, खास तौर पर उन ममालिक के लिए जहाँ AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तेजी से फैल रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी, डेफिनेटली बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। जहां हम AI की बात करते हैं कि जी बड़ी जद्दत आ गई है, बहुत कुछ इजी हो गया है, एक्सेस हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। और किस तरह से बच्चों को मॉनिटर किया जाए अगर कोई आप उनके बिहेवियर में चेंजेस कर रहे हैं, या इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल है नफ्सियाती सेहत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। आयशा इस्माइल हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने ये जो रिपोर्ट दिखाई भी है ये ज़ाहिर है ये एक वाक़या है जिसको आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले भी सोशल मीडिया पे ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे एक लड़की ने भी इसी तरह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो ये जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ईज़ तो आया है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन साथ साथ इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सी आई वांट टू ऐड कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में उसकी कमी और ज़्यादती जो है ना वो एक प्रॉब्लमैटिक इशू क्रिएट कर देती है। द पॉइंट इज़ कि इस पूरे केस के अंदर जब ये चीज़ इंडिकेट हो रही थी, बिकॉज दिस हैपेंड इन फेब, तो अब अच्छा खासा टाइम हो गया, फिर वो उन्होंने ड्वेल किया हर चीज़ पे। बट जब आपको ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपके घर में कोई बच्चा, बड़ा छोटा, कोई भी जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है, What are the reasons? अब यहाँ पे हम देख लें कि बच्चे की जो एज है वो 14 साल की है और ये बहुत क्रूशियल एज होती है क्योंकि आप एक ग्रोथ में, एक ट्रांजिशन में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जहाँ उसकी मदर ये बोल रही है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था और एक्स्ट्रा करिकुलर में था एंड ही वाज एक्टिव, एकदम से बच्चा जो है आइसोलेट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर रोल होता पेरेंट्स का, जो कि बहुत मेजर रोल है, टू चेक इन कि बच्चा क्या कर रहा है, आइसोलेट क्यों हो रहा है, और अकेले रह के मे बी ही वाज हर्ट, उसके लिए वो ट्रांजिशनल फेस मुश्किल था, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात करूँ या किसी ऐसे एक्सेस में जाऊं जहां पे मुझे सिर्फ सुना जाए और मेरी हाँ में हाँ मिलाई जाए। बिकॉज विद ह्यूमंस वी आर नॉट हियर टू लिसन, हम जवाब देना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। तो कभी कभी आप और मेरे साथ भी होता है कि हमें सिर्फ अपनी बात करनी होती है, हमें एडवाइस नहीं चाहिए होती है। Yeah, we just want to vent out, you know, कि somebody to listen to us exactly। और वो चीज़ मुझे लगता है कि विद टाइम हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गई है आयशा। जिस तरह से हम लोगों की बात सुनने के रवादार नहीं है, वी डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर किड्स, हम उनकी बात को उस तरह से समझते नहीं हैं। हम कहते हैं कि अच्छा फ़ोन में लगा हुआ है तो हम भी फ़ोन में लग जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया और मेरा अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप अपने बच्चों को सुने और अगर वो बात कर रहे हैं तो लेट देम वेंट आउट, यू नो, दे डोंट नीड एडवाइस फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसके बाद आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, तरीके से समझा सकते हैं। इसमें पेरेंटिंग का रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, वैसे पाकिस्तानी सोसाइटी, हम वी वीर एक्चुअली इन कॉन्फ्लिक्ट कि प्राइवेसी क्या है और इंडल्ज कितना होना है। सो अभी जो नया ट्रेंड मैं देख रही हूँ वो ये है कि अगर कोई बोलता है मुझे मेरा प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो प्राइवेट स्पेस के साथ वो अपनी बातें भी अपने तक रखने लग जाता है। ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। प्राइवेसी का मतलब या प्राइवेट स्पेस का मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट टॉक टू अदर पीपल।
प्रॉब्लम यही है कि जब हमसे कोई बात करता है तो हम जजमेंट पास करते हैं या हम उसको मशवरे पहले देने लग जाते हैं। तो एज फॉर पेरेंट्स आई वुड एडवाइस कि आप अपने बच्चे की बात सुने, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट उसका एक पहला सोशल एनवायरनमेंट होता है जो कि उसका सेफ स्पेस बनता है। आप घर में उसको जिस तरीके से ट्रीट करेंगे वो दुनिया को उसी तरीके से देखेगा। अगर आप घर में जजमेंट पास कर रहे हैं, उसकी बात शुरू होने से पहले ही उसको जो है डांट देते हैं, चुप करा देते हैं, तो वो बाहर समझेगा ऐसे ही होता है। वो बच्चा अपने अंदर तक ही बात रखेगा और फिर रिजल्ट आपके सामने है कि कोई बात करने को नहीं है तो एआई बॉट के साथ वो बात कर रहा है, वहां से वो कन्विंस हो गया और पूरी आपके सामने स्टोरी है। आयशा, अब मुझे ये बताएं कि हमारे घरों के अंदर भी, जाहिर है ये हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें जिसको आपने भी मेंशन भी किया, लेकिन हमारे सोशल सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक जिसमें गैप है, जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, या वैसे भी कम्युनिकेशन गैप भी अपनी जगह मौजूद है। पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को कैसे मॉनिटर करें, अगर उनके बिहेवियरल चेंजेस हैं उसको कैसे देखा जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम कहते हैं कि अच्छा इसका पैटर्न चेंज हो गया है, रूटीन ख़राब है, नींद नहीं पूरी हुई या कोई परेशानी है, तो वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, इश्यूज़ हैं। और जब ये एड्रेस नहीं होंगे तो फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ पैटर्न चेंज हो रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर खराबी नहीं देखना चाहते, तो वो थोड़ा डिनाइल में चले जाते हैं कि जी मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता। नंबर 2, लाइफ इतनी प्री ऑक्यूपाइड हो गई है, स्ट्रेसर्स इतने ज्यादा सोसाइटी में भर चुके हैं कि हमारा एक्सेस या डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल पकड़ लो, मूवी देख लो, टीवी ऑन कर लो। तो सबको ये कि हम अपने आप को रिलैक्स कर लें। पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि व्हेन दे आर ऑब्जर्विंग देयर चिल्ड्रन, वो मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि जी इसकी नजर रखी जा रही है। आप ऑब्जर्व करें, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं, ट्राई टू इंडल्ज, आप उससे बात करें। उसकी कोई भी, अगर आपको लगता है कि कोई वो ऐसा काम कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए या कुछ गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो आप उससे बात करें, बजाय इसके कि सवाल करें, और उसी वक्त उसको रोक दें, क्योंकि काम तो वो करेगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको बोलें कि बेटा तुमने नहीं करना और वो बाद में नहीं करेगा। हमारी तो नेचर भी ऐसी है कि हमें जिस काम से मना किया जाता है हमें वो ही करना है, चाहे हम बड़े हैं या बच्चे हैं। इट इज बेसिकली थ्रिल आती है कि अच्छा मैं करके देखूं जरा क्या, तो वो तो ह्यूमन नेचर है ना। तो यू नो इट्स लाइक यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन, ताकि अगर बाहर कोई प्रेशर है, बाहर कुछ टेंशन है, तो वो घर में आके सुकून से बता सके अपने बच्चों को। अच्छा आयशा, अब पेरेंट्स को बता सके। अच्छा आयशा, अब मेरा अगला सवाल है ये एआई, जो अब हमारे लिए भी आम जिंदगी में हमें भी कोई हेल्प चाहिए तो हम फ़ौरन जल्दी से खोलते हैं और हम हेल्प ले लेते हैं। इवन अब तो व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, हर जगह ने अपना वो एआई फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको टेक्नोलॉजी फिल नहीं कर सकती है। ये चीज़ अवेयरनेस के ज़ुमरे में भी आती है कि हमें अवेयरनेस भी देनी है कि अगर इसका इस्तेमाल है तो ये आपको एक ह्यूमन का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, या एक जीती जागती चीज़ का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन जिसको हमें एड्रेस करना है विद द अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या करें इस हवाले से, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप्स हम ले सकते हैं कि इसमें अवेयरनेस के फैक्टर को हम मज़ीद बेहतर करें? अगर मैं आपको कोई ऐसी डिवाइस दे दूं जिसका मैनुअल आपने ना पढ़ा और आप उसको यूज कर रही हो, मेरे ख्याल से आपको खराब ज्यादा जल्दी कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम विद नॉर्मली है ये ऐसा कि पाकिस्तानी सोसाइटी इस ग्रेड में आती है, वो हम सबको पता है। तो हमें जो भी चीज, हमें जो ट्रेंड नजर आते हैं वो उसको फॉलो तो कर लेते हैं, बट उसकी गाइडलाइंस कुछ नहीं होती। स्कूल्स में एआई यूज हो रहा है, घरों में, स्कूल में फिर भी मॉनिटर्ड है, घरों में मॉनिटर्ड नहीं है। उसमें यही है कि पेरेंट्स घर में जो है ना कुछ गाइडलाइंस यूज करें, कुछ टाइमर्स लगाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज जो है उसको गैदर करें, ताकि वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। बच्चा हर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब तो हर एक के पास फोन एक्सेस है, हर एक की है कि हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन है। अब आप उस तबके को भी एड्रेस कर रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि उसने इस्तेमाल कैसे करना है, और एक वो क्लास भी है जिसको पता भी है, जो मॉनिटर करना चाहते हैं लेकिन वो बच्चों को कर नहीं पा रहे हैं। फिर वो गवर्नमेंट का काम है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गई, एनजीओज वगैरह, वो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप
नेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम कम है, आई एम सो सॉरी। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और अब आपकी मुलाकात हम ऐसी हीरोज़ से करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी लाहौर की सुहेल सिस्टर्स का बड़ा चर्चा है। ये 3 बहनें हैं और इन्होंने रवा माह जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कई मेडल्स अपने नाम किए हैं। सिबिल सुहेल, ट्विंकल सुहेल एंड वेरोनिका सुहेल ने मजमूई तौर पर जी 18 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली आज इन बहनों में से 2 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। 2 के हमने तीनों को इनवाइट किया था, लेकिन वेरोनिका का आज पेपर था तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन इस वक्त सिबिल और ट्विंकल हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप दोनों ने इतने सारे मेडल्स जीते। कैसा लग रहा है? आपसे आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग जितनी एफर्ट्स करते हैं, जितनी स्ट्रगल्स करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, तो जब ये मेडल्स हमें मिलते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, तो मुझे ट्विंकल ये बताएं कि आप में से कौन पहले जिसने ये पावर लिफ्टिंग में कदम रखा? पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट सबसे पहले मैंने किया था, मुझे देख के फिर साइबल ने, वेरोनिका ने और मरियम ने किया था। हम लोग बेसिकली 4 सिस्टर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2018 में सॉरी। उसमें हम लोगों ने चारों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए थे। और मेरा अपना ये रिकॉर्ड है कि मैं जब भी मुल्क से बाहर गई हूँ अभी तक मेरे पास गोल्ड मेडल्स ही हैं। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग जो कि सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई है, उसमें मैंने 370 kg वेट लिफ्ट करके मैंने 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स विन किए। 370 kg वेट लिफ्ट किया आपने? जी, मैं -84 कैटेगरी में खेलती हूँ। वाओ। और आप बताएं सिबिल, आपने कब स्टार्ट किया, कितना टाइम हुआ आपको? 2012 से हम लोगों ने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। तो इससे पहले हम लोग जुलाई में गए थे साउथ अफ्रीका पोचिस्टोन में, वहाँ हम लोग 15 मेडल्स लेकर आए एशियन चैम्पियनशिप से। अभी हम लोग कॉमनवेल्थ से मैं 47 कैटेगरी में 6 मेडल्स लेकर आई हूँ। अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट नहीं किया और मेडल्स विन नहीं किए। तो हम फर्स्ट एवर वुमेन्स हैं और इसका जो सारा फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और हमारे कोच मलिक राशिद ने हम लोगों को जो है वो इतनी ट्रेनिंग दी कि आज हम इस मुकाम पे हैं। और इसके साथ साथ बताती चाहूँ, खुश तो हम बहुत ज़्यादा हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं थी। हम अपने ऑन पे गए थे। आप लोग अपने ऑन पे गए थे? अपने ऑन पे गए थे। लास्ट टाइम भी जब हम लोग एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में गए, जब हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल विन किया, उस टाइम भी हम लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की और हम लोगों को मेडल्स के इंसेंटिव भी नहीं दिए गए। अभी रिसेंटली अभी भी जो हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में मेडल्स 18 मेडल्स विन करके पाकिस्तान का, और जितनी दफ़ा वहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बट ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें किसी भी किस्म के इंसेंटिव नहीं दिया गया और किसी ने राबता भी नहीं किया? किसी ने अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो आपकी फेडरेशन जो जिससे आप खेलते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं प्रॉपर? वो हमें मतलब क्योंकि नॉन ओलंपिक है, जितना हो सकता है वो लोग करते हैं ज़्यादा। कैसे सपोर्ट करते हैं वो एंट्रीज भेज देते हैं और एंटी डोपिंग फीस हमने खुद ही करनी होती है, होटलिंग खुद ही करनी होती है, टिकट अकोमोडेशन सब कुछ खुद ही करना होता है। और ये तो हम लास्ट में मैं अपने एक इंटरव्यू में बता रही थी कि इस दफ़ा तो हमारे लिए इतना टफ हो गया था क्योंकि तीनों सिस्टर्स 2 मंथ पहले ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में गई थी और अभी रिसेंटली फिर हम लोग गए हुए थे। तो इस दफ़ा तो हम लोगों ने अपने घर का जो मतलब हमारी रजिस्ट्री थी, उस जिस घर में रहते हैं हम लोग, वो हम लोगों ने रख के सारे पैसे अरेंज किए और हम लोग ये, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हम लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई थी, उन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया ही नहीं। बाकायदा आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और सारा दिन हम ऑफिस में उनके वेट करते थे कि अभी वो कुछ करेंगे, अभी वो कुछ करेंगे, बट लास्ट 2 डेज़ पहले हमें बताया गया जी हमने अभी कुछ नहीं करना। और अभी स्टिल तो ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ट्रेनिंग हम लोग अपने ओन पर करते हैं क्योंकि हमारे पास जिम भी नहीं है पावर लिफ्टिंग का, ना इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। पंजाब यूनिवर्सिटी की जिम है, हम लोग उसी में ट्रेनिंग करते हैं, एकेडमी है उनकी।
ट्रेनिंग आप अपने ओन पे करते हैं, जाते आप अपने ओन पे हैं, खेलते आप अपने ओन पे हैं, लेकिन मेडल्स आप पाकिस्तान के लिए लाते हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये एक इन 2 बहनों की कहानी या 3-4 बहनों की कहानी नहीं है, ये मोस्टली प्लेयर्स जो यहाँ पर आते हैं जो क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट से होते हैं, उनको यही मसाइल रहते हैं। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, चूँकि वो बड़ी एफर्ट्स कर रही हैं स्कूल्स के अंदर, बच्चों को बड़ा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हैं। एक नज़र करम यहाँ भी डालें जी, ये भी बच्चियाँ हैं, ये भी घरों पे। अब जैसे अभी मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि ट्विंकल बता रही हैं कि उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री को रखवा कर, जो अपने एक्सपेंस गिरवी रखवा कर, उसकी जो एक्सपेंसेस हैं जो इनके टूर के थे और वहाँ पे जो होटलिंग थी वो सब इन्होंने किया। तो ट्विंकल और सिबिल मुझे ये बताएं कि जब आप चारों बहनें खेलती हैं तो आपके तो जाहिर है उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी होते होंगे, जब आपने टिकट्स लेनी है, जाना है, तो हाउ डू यू गाइज मैनेज? अभी मतलब जैसे रजिस्ट्री गिरवी रखवाना इज़ अ ह्यूज थिंग, लेकिन उसके बावजूद फैमिली नहीं कहती कि किन चक्रों में हमें डाल दिया। बेसिकली एक हिस्ट्री बननी थी, तो हमें था कि हम हिस्ट्री बनाएंगे, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स है, वाले साहब क्रिकेटर थे, भाई जो है साइकिलिस्ट है, एक स्विमिंग करता है, चारों बहनें पावर लिफ्टर हैं, तो हम लोगों में बहुत जज्बा था। तो मेरे वालिद साहब ने हमारा एफर्ट देखी और बेसिकली हम इस अचीवमेंट के लिए पिछले 12 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वो 12 साल की ट्रेनिंग मेहनत ज़ाया चली जाती, इसी वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। अभी तो वालिद साहब कहते हैं कि मेरी बस होगी, अभी मैं और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता आप, लेकिन नहीं, हम अपने प्लेटफॉर्म से जी रिक्वेस्ट करेंगे सीएम पंजाब साहिबा को, स्पोर्ट्स बोर्ड को, इनकी फेडरेशन को, कि अगर ये बच्चियाँ इतना एफर्ट पुट कर रही हैं तो प्लीज़ इनको सपोर्ट ही कर दें, ये बड़ी ज़रूरत है। और रिजल्ट्स दे रही हैं, सबसे बढ़कर 18 मेडल्स लाना ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल है, और ये पहली दफ़ा के मेडल्स नहीं है, इससे पहले भी ये अपने उन पे जितनी दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुकी हैं मेडल्स जीत कर लाएंगे। इन द एंड ट्विंकल एंड सिबिल, आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी मैसेज देना चाहें, गवर्नमेंट को देना चाहें, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको देना चाहें, फैमिली, एनीथिंग, सीएम पंजाब को कुछ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर और सीएम पंजाब को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी आप क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अदर गेम्स को कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप इंडिविजुअल गेम्स को करें। अभी तक पावर लिफ्टिंग की हिस्ट्री में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी गेम में आप पावर लिफ्टिंग से ज़्यादा किसी गेम में मेडल्स हैं, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने मेडल्स विन किया उसमें हम लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, जैसे आप लोगों ने अरशद भाई को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो हम लोग भी अपनी रजिस्ट्री गिरवी रख के, तो हम लोगों ने ये सारे मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम किया, तो हमें सपोर्ट की जाए। ज़बरदस्त। सिबिल, आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को जो है फुल एक एकेडमी दी जाए ताकि हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके, ताकि नेक्स्ट आने वाले इवेंट पे हम लोग जब भी पाकिस्तान से बाहर जाए हमें जो है वो मतलब कोई भी टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली प्लेयर्स को देखें, चाहे वो इंडिया हो, अदर कंट्रीज हो, उन्हें उनकी गवर्नमेंट फुली सपोर्ट करती है, वो तो आपको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इवेंट्स। सिबिल और ट्विंकल हमारे साथ मौजूद थी जी। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि इन बच्चियों को सपोर्ट करें, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।